everyone, welcome to English classes by Anita. Students, today I am going to explain lesson number 10, Maui's Kite from 5 Gulmohar Reader Golden Jubilee Edition. Students, I will read this lesson line wise and explain in Hindi. So be with me and get ready for understanding. Maui's Kite यानी कि ये जो मावी है बच्चे का नाम है, इसमें जो आप देख सकते हो कैरेक्टर है और उसकी पतंग आप देखते हैं कि उसके बारे में क्या दिया हुआ है. बिफोर यू रीड यानी कि पढ़ने से पहले, humans can use the power of nature using windmills, dams and solar panels, but this does not mean that we have complete control over it. अब यहाँ पे जो राइटर हैं वो कहते हैं कि जो इंसान है वो नेचर का यानी कि प्रकृति की शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं या यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि वो विंड मिल्स यानी कि पवन चक्की जिसको कहते हैं, डैम्स बनाते हैं, सोलर पैनल बनाते हैं ताकि वो जो नेचर की एनर्जी है उसे यूज़ कर सकें. बट दिस डज नॉट मीन, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि दैट वी हैव कंप्लीट कंट्रोल ओवर इट, मतलब कि हम नेचर पे प्रकृति पे अपना पूरा कब्जा हमने जमा लिया या उसे हम कंट्रोल कर सकते हैं. कैन यू थिंक ऑफ टाइम्स व्हेन द फॉलोइंग एलिमेंट्स आर आउट ऑफ आवर कंट्रोल. तो क्या आप उस समय को याद कर सकते हो या सोच सकते हो उसके बारे में जब यही सारी चीज़ें जो प्रकृति की चीज़ें जो हमें प्रकृति ने हमें अपनी सुविधा के लिए या हमें यूज़ करने के लिए दिया है, जब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है तो क्या होता है. जैसे वाटर जब आउट ऑफ कंट्रोल होता है तो क्या हो जाता है, या तो फ्लड आता है या तो ड्रॉट होता है, यानी कि या तो बाढ़ आ जाएगी या तो सूखा हो जाएगा. इसी तरीके से लैंड जब आउट ऑफ कंट्रोल होता है या विंड आउट ऑफ कंट्रोल होता है या फायर आउट ऑफ कंट्रोल होता है तो क्या होता है. तो ये आप इसको लिखिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. चलिए लेसन को स्टार्ट करते हैं. लॉन्ग एगो इन हवाई, यानी कि हवाई एक जगह है, वहाँ पे बहुत पास समय पहले पीपल टोल्ड स्टोरीज टू एक्सप्लेन द वंडर्स ऑफ नेचर. तो लोग कहानियाँ बताते थे वंडर्स ऑफ नेचर यानी कि प्रकृति के आश्चर्य को बताने के लिए लोग कहानियाँ बताया करते थे, कहानियाँ कहते थे. दिस स्टोरी इज़ अबाउट मावी. अब ये जो स्टोरी है वो मावी के बारे में है, यानी कि इस बच्चे का नाम मावी है. हु वॉन्टेड टू टेम द विंड्स, वो चाहता था कि हवा को वो पाले यानी कि हवा को कंट्रोल करे. वन मॉर्निंग, एक सुबह मावी डिसाइडेड दैट ही हैड टू बिल्ड अ काइट. एक सुबह उसने डिसाइड किया, निर्णय किया कि उसे एक पतंग बनानी है. एंड व्हाट अ काइट ही बिल्ड, और मतलब कि वो पतंग कैसे बनाएगा. हिज मदर गेव हिम हर लार्जेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पीस ऑफ क्लॉथ. तो उसकी माँ ने उसे बहुत बड़ा सा जो को उनका सबसे बड़ा और सबसे मजबूत कपड़ा था उसे उन्होंने मावी को दिया. फॉर द क्रॉस पीसेस, अब आपने देखा होगा पतंग में ऐसे क्रॉस सेक्शन में कुछ फ्रेम बना होता है जो पतंग का फ्रेम होता है. तो उस फ्रेम बनाने के लिए ही यूज स्टिक्स ऑफ बैम्बू, उसने बांस के स्टिक्स को यानी कि लकड़ियों को यूज़ किया. एंड ही कट ब्रांचेज फ्रॉम द ओलोना श्रब्स टू मेक अ स्ट्रॉन्ग रूप. और उसने ब्रांचेज मतलब कि उसकी रस्सियाँ बनाने के लिए उसने ओलोना के श्रब्स को ओलोना की झाड़ियों को काटा और उसने मोटा सा रस्सा उससे बनाया, यानी कि उसके लिए जो डोर होती है पतंग की उसने उससे बनाया. मावीज काइट वाज अ वर्क ऑफ आर्ट. अब जो मावी का पतंग था वो एक कला का बहुत ही बड़ा, मतलब एक कला का एक नमूना था, यानी कि उसने बहुत अच्छा पतंग बनाया था. ही टोल्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा, आई मस्ट गेट अ स्पेशल विंड टू फ्लाई माई काइट. उसने कहा कि मुझे एक विशेष हवा की ज़रूरत है ताकि मेरी पतंग उड़ सके. आई विल गो टू द कीपर ऑफ द विंड्स, मैं विंड्स की रखवाली यानी कि हवा की रखवाली करने वाले के पास जाऊंगा. शी विल लेट मी हैव द परफेक्ट विंड टू मेक माई काइट फ्लाई रियली हाई. तो उसने कहा कि शी विल लेट मी, मतलब कि वो मुझे परफेक्ट विंड यानी कि जो उसकी उपयुक्त हवा है वो मुझे देगी, टू मेक माई काइट फ्लाई रियली हाई, ताकि जिससे कि मेरी पतंग वास्तव में ऊपर उड़ेगी, मतलब कि वो मेरे पतंग के लिए जो उपयुक्त हवा होगी वो मुझे देगी. His friends happily gathered around to help him carry his kite. अब उसके जो दोस्त थे वो बहुत ही खुशी खुशी इकट्ठे हुए चारों तरफ. टू हेल्प हिम कैरी हिज काइट, मतलब उसकी पतंग इतना हैवी था कि उसे ले जाने के लिए वो इकट्ठे हुए. टू द कीपर ऑफ द विंड्स, यानी कि हवा की जो रखवाली करने वाली महिला थी उसके पास ले जाने के लिए उसके सारे दोस्त इकट्ठे हुए ताकि वो वहाँ तक वो पतंग पहुँचा सकें. एज द ग्रुप ऑफ परेडेड थ्रू द विलेज, अब जो ये ग्रुप था यानी कि बच्चों का जो समूह था, ग्रुप था, जब वो गांव से होते हुए जा रहा था, एवरीबॉडी लेफ्ट देयर वर्क एंड केम टू वॉच, मतलब सबने प्रत्येक ने जिसने भी उसको देखा उन्होंने अपना काम छोड़ दिया और उसे देखने के लिए वो आ गए, यानी कि उनका वो काइट कैसे उड़ेगा उसे देखने के लिए सारे लोग इकट्ठे हो गए.
इवन द ग्रुप फाइनली अप्रोच द केव ऑफ द विंड्स, और सॉरी व्हेन द ग्रुप फाइनली, और जब ये जो ग्रुप यानी कि जो पतंग लेकर जा रहा था, अंत में जब वो अप्रोच द केव ऑफ द विंड्स यानी कि वो हवा की गुफा के, यानी कि ये एक स्टोरी है इमेजिनेशन की, कोई हवा को तो कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जब ये ग्रुप उस केव ऑफ द विंड्स यानी कि हवा की गुफा के पास पहुंचा, दे कुड सी द कीपर ऑफ द विंड्स सिटिंग बाय द एंट्रेंस, तो वो देख सकते थे कि जो हवा की रखवाली करने वाली थी वो एंट्रेंस यानी कि उस गुफा के सामने ही, उसके मतलब कि उसके प्रवेश द्वार पर ही बैठी थी। ओ कीपर ऑफ द विंड्स क्राइड मावी, अब मावी चिल्लाया कि ओ कीपर ऑफ द विंड्स यानी कि हवा की रखवाली करने वाली, प्लीज ब्रिंग ईपू इकी, मतलब कि अब यहाँ पे नाम है उस हवा का, तो कहती कि मुझे ईपू इकी दो, द स्मॉल गर्ड यानी कि छोटी लौकी जिसको कहते हैं, दैट होल्ड द जेंटल ब्रीज, जो जिसमें तुम एक हल्की फुल्की हवा को क्या करती हो, होल्ड करती हो यानी कि पकड़े रखती हो, एंड लेट अस फ्लाई आवर काइट, और हमारी पतंग को उड़ने दो। द कीपर वॉज अ वाइज ओल्ड मैन, अब जो कीपर थी यानी कि जो हवा की रखवाली करने वाली औरत थी वो एक बूढ़ी और बुद्धिमान औरत थी। शी न्यू दैट द जेंटल विंड्स ऑफ ईपू ईकी वुड प्ले काइंडली विद द बॉय, तो उसे पता था कि ये जो जेंटल यानी कि बहुत ही जेंटल मतलब कि एक हल्की फुल्की विंड्स जो है वो क्या करेगी, ईपू ईकी को, मतलब ईपू ईकी की जो जेंटल विंड है वो वुड प्ले काइंडली, मतलब वो उस बच्चे के साथ बहुत ही दयालुता से, बहुत विनम्रता से उसके साथ वो खेलेगी, मतलब वो जो हवा है बहुत ही जेंटल है और उसे परेशान नहीं करेगी। सो इसलिए शी वेंट इन टू हर केव, इसलिए वो अपनी गुफा में गई, एंड रिटर्न और वापस आई, कैरिंग अ स्मॉल गर्ड एंड सिंगिंग हर सॉन्ग, मतलब एक छोटी लौकी अपने हाथ में लेकर आई और वो गाना गाने लगी। सिंगिंग और सॉन्ग मतलब गाना गाते हुए वो अंदर बाहर आई। ओ विंड सॉफ्ट विंड ऑफ हिलो, मतलब कि कहती कि ओ विंड वो हवा, सॉफ्ट विंड यानी कि हल्की हवा, मतलब मुलायम हवा, विंड ऑफ हिलो, विंड फ्रॉम द गर्ड ऑफ एवर लास्टिंग विंड्स, मतलब कि तुम उस लौकी से निकलने वाली हवा जो कि कभी हमेशा रहने वाली, जो कि हमेशा कभी ख़त्म नहीं होने वाली हवा, कम फ्रॉम ईपू ईकी यानी कि इस ईपू ईकी से बाहर आओ। ओ विंड वो हवा, सॉफ्ट विंड ऑफ हिलो, मतलब ये उस वो गाना है उसका, सॉफ्ट विंड ऑफ हिलो, कम जेंटली मतलब एकदम सॉफ्ट जेंटली तुम अंदर सॉरी बाहर आओ, कम माइल्डली मतलब बहुत ही सॉफ्टली, बहुत ही विनम्रता से, माइल्डली मतलब बहुत धीरे धीरे बाहर आओ। द लिड ऑफ द गर्ड बिगेन टू स्टिर, अब जो उसकी गाना सुन के जो उस लिड यानी कि गर्ड का यानी लौकी का जो ऊपर का ढक्कन था वो धीरे धीरे हिलने लगा, एंड मतलब हिलना शुरू हो गया, एंड द कीपर केयरफुली ओपन इट, और जो रखवाली करने वाली थी उसने मतलब बहुत सावधानी से उसको खोल दिया। स्लोली द सॉफ्ट विंड ऑफ हिलो ड्रिफ्टेड आउट एंड टग्ड एट द काइट, और धीरे से मतलब कि स्लोली धीरे धीरे जो सॉफ्ट विंड थी यानी कि जो मुलायम हवा थी, या धीरे धीरे जो हवा थी ऑफ हिलो ड्रिफ्टेड, मतलब कि हिलो की से जो मुलायम हवा निकली, सॉफ्ट विंड निकली, ड्रिफ्टेड आउट मतलब उसने पतंग को उड़ाया, एंड टग्ड एट द काइट मतलब कि वो ऊपर उठाकर, ड्रिफ्टेड मतलब मूव स्लोली एंड स्टीडली मतलब सीधे उसे ऊपर लेके गई, एंड टग्ड एट द काइट मतलब कि उस पतंग को ऊपर लेकर उसने उड़ा दिया। मावी लेट आउट सम कॉर्ड एंड he and his friend cheered as the kite soared like a great bird over the sea. मावी लेट आउट सम कॉर्ड, मतलब कि मावी ने कॉर्ड मतलब कि जो उसमें उसने डोर बनाई थी उसको उसने थोड़ा छोड़ा, एंड ही एंड हिज फ्रेंड मतलब कि वह और उसके जो दोस्त थे चीयर मतलब खुश हुए, एज द काइट शोड लाइक अ ग्रेट बर्ड ओवर द सी, जब वो समुद्र के उस पार मतलब कि उस समुद्र के उस किनारे तक वो एक चिड़िया की तरह जब उड़ने लगी, तो वो और उसके फ्रेंड्स उसके दोस्त बहुत खुश हुए। द कीपर स्टूड साइलेंटली एंड लुक्ड ऑन विथ अ स्माइल, मतलब जो कीपर थी यानी कि जो रखवाली करने वाली थी वो चुपचाप वहाँ खड़ी रही, देखती रही, ऑन विथ अ स्माइल मतलब मुस्कुराते हुए उससे सारी चीज़ों को देखती रही। आफ्टर अ वाइल कुछ समय के बाद सी सेड उसने कहा, दैट इज़ एनफ फॉर टुडे, मतलब आज के लिए अब ये बहुत हो गया, मतलब कि आज के लिए मैंने जो तुम्हें हवा थी दी थी वो अब बहुत हो चुका है। द विंड्स शुड नॉट बी टेकन फॉर ग्रांटेड, मतलब हवा को हमें मतलब ऐसे ही नहीं लेना चाहिए। टेकन फॉर ग्रांटेड का मतलब होता है हमें उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए। दे विल रिस्पेक्ट यू इफ़ यू रिस्पेक्ट देम, मतलब कि वो तुम्हारा आदर करेंगे अगर तुम उसका आदर करोगे। यानी कि अब यहाँ पे जो मैसेज है वो ये है कि हम प्रकृति के साथ अगर खिलवाड़ करेंगे तो प्रकृति हमारे साथ खिलवाड़ करेगी, और अगर हम उसे रिस्पेक्टफुली यूज़ करेंगे तो वो भी हमें रिस्पेक्टफुली उसे यूज़ करने देगी।
टेकन फॉर ग्रांटेड का मतलब होता है हमें उसको लापरवाही से यूज़ करना है या उसको जब महत्व ना देना। आफ्टर अ फ्यू मोमेंट्स ऑफ साइलेंस, कुछ देर चुप्पी के बाद, मावी नोडेड एंड सेड, मतलब मावी ने अपना सर हिलाया और कहा, यस ओ कीपर ऑफ द विंड, मतलब कि वो हवा की रखवाली करने वाली, कॉल योर विंड्स बैक टू यू, मतलब कि अपनी हवा को तुम वापस अपने पास बुला लो। द वुमन नाउ रिमूव द लिड फ्रॉम ईपू ईकी, अब जो औरत थी उसने ईपू ईकी से अपने जो ढक्कन था उसे हटाया। एज द विंड रिटर्न, जैसे ही वह हवा वापस आई, द काइट स्लोली ड्रॉप, मतलब कि जो हवा थी सॉरी जो पतंग थी वो धीरे धीरे नीचे आ गई। मावी रील्ड इन द लाइन, मावी ने उस रस्सी को लपेटा, कॉट द काइट, पतंग को पकड़ा, एंड वेंट बैक होम विथ हिज फ्रेंड्स, और अपने दोस्तों के साथ वो अपने घर चला गया। वाइल द कीपर क्लोज द लिड, और तभी जो कीपर थी यानी कि रखवाली करने वाली, हवा की रखवाली करने वाली थी, उसने उस ढक्कन को बंद कर दिया। बट मावी वॉज नॉट कंटेंट, लेकिन जो मावी था वो संतुष्ट नहीं हुआ, क्योंकि भाई उसको उतना मज़ा नहीं आया। ही हैड सीन हाउ हाई हिज काइट हैड गॉन एंड ही नाउ वंडर्ड जस्ट हाउ मच हाइयर इट कुड फ्लाई। तो ही हैड सीन, उसने देखा था कि हाउ हाई हिज काइट हैड गॉन, मतलब कि उसकी पतंग तो कितनी ऊंची गई थी। एंड ही नाउ वंडर्ड, अब वो सोच रहा था कि अब जस्ट हाउ मच हाइयर इट कुड फ्लाई, मतलब कि वो और कितना ऊंचा उड़ सकता है, वो इस बारे में विचार कर रहा था। द नेक्स्ट डे, दूसरे दिन, मावी एंड हिज फ्रेंड्स टुक द ग्रेट काइट एंड वेंट बैक टू द केव ऑफ द विंड्स। मावी और उसके जो दोस्त थे वो बड़े ग्रेट, मतलब जो महान पतंग थी, उसे लिया और वापस फिर वो हवा की गुफा के पास गए। ओ कीपर ऑफ द विंड्स ब्रिंग आउट ईपू नुई, अब यहाँ पे देखो पहले उन्होंने हवा को, जो दूसरी हवा थी जो बहुत ही जेंटल थी, सॉफ्ट थी, वो ईपू ईकी थी, अब वो ईपू नुई को बुला रहे हैं। तो कह रहे हैं कि ओ कीपर ऑफ द विंड्स, मतलब कि वो हवा की रखवाली करने वाली, ब्रिंग आउट ईपू नुई, मतलब ईपू नुई को लेकर आओ। गॉड ऑफ द फोर ग्रेट विंड्स, मतलब कि ऐसी लौ की जिसमें चारों हवाएं बंद होती हैं, यानी कि पूरब से, पश्चिम से, उत्तर से, दक्षिण से, चारों डायरेक्शन से बहने वाली जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विंड्स होती हैं वो उसमें रहती हैं। क्राइड आउट मावी, तो मावी जो चिल्लाया कि तुम उस लौकी को लेकर आओ जिसमें जो महान चार हवाएं रहती हैं, यानी कि ईपू नुई को लेकर आओ। द विंड्स ऑफ ईपू ईकी वर एनफ मावी, शी रिप्लाइड, तो उसने उत्तर दिया कि मावी, जो हवा थी ईपू ईकी की, वो तुम्हारे लिए एनफ है, मतलब वो काफ़ी है। डोंट यू रिमेंबर वॉट आई सेड टू यू, मतलब कि डोंट यू रिमेंबर, क्या तुम्हें याद नहीं है कि जो मैंने तुमसे कहा था। यू मस्ट रिस्पेक्ट द विंड्स, यानी कि तुम्हें हवाओं की का आदर करना चाहिए, स्पेशली द फोर ग्रेट विंड्स, स्पेशली मतलब कि विशेष तौर पे उन चार महान हवाओं का। बट आई एम स्ट्रॉन्ग एज द फोर ग्रेट विंड्स, सेड मावी, मावी ने कहा कि मैं बहुत मजबूत हूँ और उतना मजबूत हूँ जितना कि वो महान चार हवाएं हैं। एंड ही बिगेन टू चैंट, और वो मतलब कि वो मंत्र पढ़ना है, वो गाना गाना शुरू कर देता। ओ फोर ग्रेट विंड्स, मतलब कि वो चार महान हवाएं, माइटी एज द गॉड, मतलब कि तुम इतने शक्तिशाली हो जितने कि भगवान। विंड फ्रॉम द गॉड ऑफ एवर लास्टिंग विंड्स, मतलब कि हवा जो कि कभी ना ख़त्म करने वाली हवा है। कम फ्रॉम ईपू नुई, मतलब कि ईपू नुई से तुम आओ। स्ट्रॉन्ग विंड, यानी कि मजबूत हवाएं। चर्निंग विंड्स, यानी कि चलने वाली हवाएं। चर्निंग मतलब कि मूविंग राउंड एंड राउंड, मतलब गोल गोल घूमने वाली हवाएं। हैस्टिन एंड कम टू मी, मतलब जल्दी आओ और मेरे तक आओ, मतलब जल्दी मेरे पास आओ। फ्रॉम इनसाइड द केव केम अ माइटी रोर, और तभी हवा गुफा के अंदर से एक बहुत माइटी रोर का मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग दहाड़ का की आवाज़ आई। द कीपर रैन टूवर्ड्स द एंट्रेंस, और जो रखवाली करने वाली थी वो एंट्रेंस टूवर्ड्स, मतलब कि वो गुफा के जो प्रवेश द्वार था उसकी तरफ दौड़ी। बट शी वॉज टू लेट, लेकिन वो बहुत देर हो चुका था उसे। द नॉर्थ विंड एंड द ईस्ट विंड पुश्ड हर ओवर एंड snatched the kite from the hands of Mavi's friend. The north wind and the east wind, यानी कि जो उत्तर से हवा चलने वाली थी और पूर्व से चलने वाली हवा थी, pushed her over, मतलब कि उस कीपर को उसने धक्का दे दिया, मतलब गिरा दिया। एंड स्नैच द काइट, और छीन लिया पतंग को, फ्रॉम द हैंड्स ऑफ मावीज फ्रेंड, यानी कि मावी के दोस्तों के हाथ से वो पतंग उसने छीन लिया। मावीज काइट वॉज स्वेप्ट फार आउट ओवर द सी, और जो मावी का पतंग था वो स्वेप्ट मतलब होता है उड़कर चला गया,
आउट ओवर द सी, यानी कि समुद्र के उस पार चला गया। ही लाफ्ड विद डिलाइट व्हेन ही सा हाउ फार हिज काइट हैड गॉन, और वो बहुत जोर से हंसा, बहुत खुश हुआ जब उसने देखा कि किस तरीके से उसकी पतंग वहाँ से कितना ऊपर चला गया, मतलब बहुत दूर चला गया। एंड एट द कीपर हु वाज स्ट्रगलिंग वेनली टू पुट द लिड बैक ऑन ईपू नुई, मतलब ये वो देखकर बहुत खुश हो रहा था, बहुत हंस रहा था कि उसकी पतंग कितना ऊंचा चली गई। और वो ये भी देखकर खुश हो रहा था कि रखवाली करने वाली किस तरीके से मतलब संघर्ष कर रही थी, व्यर्थ का संघर्ष कर रही थी कि उस लिड को, यानी कि ईपू नुई के जो ढक्कन था जिसमें हवा को उसने बंद कर रखा था, उसको उसे वापस ला के उसे बंद कर सके, मतलब वो व्यर्थ में, क्योंकि वह हवा वहाँ से निकल चुकी थी। देन द वेस्ट विंड एंड द साउथ विंड हाउल्ड आउट ऑफ द गर्ड। अब उसके बाद से आपने देखा कि अभी तो पहले नॉर्थ विंड थी और ईस्ट विंड थी, अब उसके बाद से जो वेस्ट विंड यानी कि पश्चिम से हवाएं चलने वाली थी, साउथ विंड थी जो दक्षिण की हवा थी, हाउल मतलब गुर्राई आउट ऑफ द गर्ड, यानी कि उस लौकी से गुर्राई एंड नॉक्ड इट फ्रॉम द वुमेन्स हैंड, और हवा मतलब कि जो औरत का हाथ था, यानी कि जो रखवाली करने वाली हाथ को उसको टकराते हुए बाहर निकली। द काइट बेंट एज हाई एज द कॉर्ड वॉज लॉन्ग, मतलब कि पतंग उतनी ऊंची गई जितना कि उसमें रस्सी बंधी हुई थी। एंड देन इट टग्ड फायरसली एट द कॉर्ड, और उसके बाद और उसके बाद जब तक मतलब कि वो रस्सी जहाँ तक जाती थी तब तक उड़ सकती थी, वो पतंग वहाँ तक गई। और उसके बाद टग्ड फायरसली मतलब कि वो वहाँ से उसने झटके से उस रस्सी से वो अलग हो गई। द कॉर्ड बिगेन टू हम इन द विंड एंड द काइट disappeared into the darkening cloud. द कॉर्ड बिगेन टू हम मतलब कि जो टग था, यानी कि जो रस्सी था, वो हवा में इधर उधर मतलब झूलने लगा, उड़ने लगा। एंड द काइट डिसअपियर, और जो पतंग थी वो गायब हो गई इनटू डार्कनिंग क्लाउड, यानी कि काले बादलों में वो गायब हो गई, यानी कि रस्सी जो थी वो नीचे आ गई और जो पतंग थी वो काले बादलों में गायब हो गई। थिंकिंग दैट ही वॉज इन कंट्रोल, मावी कॉल्ड आउट। अब जो मावी था उसे ऐसा लग रहा था कि अभी जो उसकी पतंग है उसके कंट्रोल में है, उसके नियंत्रण में है, और वो बुलाने लगा। ओ विंड्स मतलब माइटी एज द गॉड, मतलब वो हवाओं और भगवान की से मतलब माइटी एज द गॉड मतलब भगवान की तरह ताकत रखने वाले, रिटर्न टू इपुनुई मतलब कि इपुनुई तक वापस आओ। बट ऑफ कोर्स, लेकिन तब तक अवश्य ही द विंड वर बियॉन्ड हिज कंट्रोल, मतलब कि अवश्य ही जो हवा थी अब उसके कंट्रोल से बाहर हो चुकी थी। दे रैग्ड स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर अंटिल द कॉर्ड अटैच टू द काइट स्नैप्ड विथ अ माइटी क्रैक। दे रैग्ड स्ट्रोंगर मतलब कि रैग्ड मतलब होता है ब्ल्यू फोर्सफुली, मतलब कि वो बहुत ही फोर्सफुली मतलब बहुत ही प्रेशर के साथ, बहुत ही मजबूती के साथ वो उड़ रही थी। अनटिल द कॉर्ड अटैच, जब तक कि वो कॉर्ड मतलब कि जब तक वो उस पतंग से रस्सी लटकी हुई थी, टू द काइट स्नैप विथ अ माइटली क्रैक, और एक झटके के साथ, क्रैक के साथ वो पतंग उससे अलग हो गई थी। मावी ऑलमोस्ट फेल बैकवर्ड्स, और मावी जो करीब करीब वो पीछे गिर चुका था। द काइट सेल अवे ओवर द माउंटेन, और जो पतंग थी वो पहाड़ों के उस पार उड़कर जा चुकी थी। नेवर टू बी सीन अगेन, और उस पतंग को दोबारा फिर नहीं देखा गया। द विंड्स कंटिन्यू टू रेज ओवर द इंटायर आइलैंड, और जो हवा थी वो लगातार मतलब कि अब मतलब एक नाराजगी वाला उसका जो हवा था वो चल रहा था, ब्लू फोर्सफुली मतलब बहुत मजबूती से चल रही थी पूरे आइलैंड पे। A heavy rain sent people scurrying in all direction, मतलब एक उसके बाद हैवी मतलब बहुत भारी बारिश हुई लोगों तक और चारों तरफ, मतलब स्करिंग मतलब कि रनिंग इन क्विक शॉर्ट स्टेप, मतलब कि बहुत तेज़ी से चारों दिशाओं में बारिश होने लगी। द विंड हैड प्रूव्ड हु वॉज स्ट्रोंगर, और हवा ने ये साबित कर दिया था कि मजबूत कौन है। एट लास्ट, अंत में द कीपर ऑफ द विंड्स पाउंस्ड ऑन ईपू नुई एंड टुक इट बैक टू द केव। अब जो एट लास्ट अंत में जो कीपर ऑफ द विंड थी, यानी कि हवा की रखवाली करने वाली थी, वो थोड़ा ईपू नुई पे कंट्रोल पाई, मतलब वो उसे वापस बुला पाई, और उसने टुक इट बैक टू द केव, और उसे गुफा में लेकर चली गई। शी वर्कड ऑल थ्रू द नाइट, मतलब वो पूरी रात उस पर काम करती रही। जेंटली कोएक्सिंग द विंड्स बैक इनटू द ग्राउंड। कोएक्सिंग मतलब होता है persuading somebody to do something by talking in kind and gentle way। कोएक्सिंग मतलब होता है किसी को समझाना बुझाना, तो किसी तरीके से वो पूरी रात उस हवाओं से बात करती रही, उसे समझाती बुझाती रही, ताकि वो उस गर्ड में, वो लौकी में वो वापस वो हवा चली आए। फाइनली द स्टॉर्म एंडेड, और अंत में जो आंधी था, तूफान था, वो खत्म हो चुका था। पीपल स्टार्टेड कॉलिंग मॉबी ही हु ब्रॉट द ग्रेट स्टॉर्म, मतलब कि लोग मावी को बुलाने लगे, क्योंकि उसी की वजह से जो इतना बड़ा सा
ये वही बंदा था, यही वही लड़का था जिसने इतना महान मतलब इतनी बड़ी आंधी वो ले उसकी वजह से आई थी। हिज फ्रेंड्स लुक द अदर वे व्हेन मावी केम टू विजिट, और जब मावी वहाँ आया तो उसके सारे दोस्त उसको छोड़कर चले गए थे, मतलब वो डर गए थे कि लोग उसे डांटेंगे, इस वजह से उसके दोस्त उसे छोड़कर चले गए थे। फाइंडिंग हिमसेल्फ अलोन विथ नथिंग टू डू, अब अकेले फाइंडिंग हिमसेल्फ मतलब अपने आप को अकेला पाकर और उसके पास कुछ भी करने को नहीं था, मावी बिल्ड अनदर काइट, मावी ने एक दूसरी पतंग बनाई। इट वॉज स्मॉलर, ये छोटी थी, देन द फर्स्ट मतलब पहले वाले से छोटी थी। ही फ्लू इट नियर हिज हाउस होम व्हेन देयर वाज नो वन एल्स अबाउट, मतलब कि जब उसके पास कुछ काम नहीं होता था या कुछ नहीं होता था तो वो उसे अपने घर के पास उड़ाया करता था। ही वुड टाई द काइट टू रॉक एंड स्टडी इट्स मूवमेंट इन द स्काई, वो उस काइट को मतलब कि अपनी उस छोटी पतंग को एक चट्टान से पत्थर से बांध देता था और चुपचाप बैठकर उसकी गतिविधि को आसमान में देखा करता था। सून जल्द ही कुड टेल व्हेन द वेदर वुड बी फाइन और स्टॉमी, और अब मतलब उस हम पतंग को देखते देखते अब वो बता सकता था कि जो मौसम है मानसून वो क्या होगा, वुड बी फाइन मतलब कि अच्छा होगा या तूफान आएगा। वन डे एक दिन ही नोटिस्ड सम मैन गोइंग ऑफ टू द फील्ड, मतलब कि उसने नोटिस किया, गौर किया कि कुछ लोग अपने खेतों की तरफ जा रहे थे। इट विल रेन टूडे कॉल्ड आउट मावी, मावी ने उनसे कहा कि आज बारिश होगी। टुमारो विल बी अ बेटर डे टू वर्क इन द फील्ड, उसने कहा कि कल अच्छा दिन होगा खेतों में काम करने के लिए। द मैन जस्ट स्काउल टू एट हिम, अब जो आदमी लोग थे उसको उससे तो वो नाराज़ थे, तो स्काउल मतलब होता है लुक्ड एट समवन विथ एन अनॉयड एक्सप्रेशन, मतलब गुस्सा होते हुए, मतलब एक गुस्से की नज़र से उस सारे आदमियों ने उसे देखा। बट सुन लेकिन जल्दी ही इट डिड बिगन टू रेन, मतलब कि बारिश शुरू हो गई। एंड द मेन मैन केम रनिंग बैक टू द विलेज, और वो जो आदमी खेतों में गए थे वो दौड़ते हुए गांव की तरफ आ गए। लुकिंग इन अमेजमेंट एट मावी, मतलब मावी को आश्चर्य में देखते हुए कि मावी किस तरीके कैसे उसे पता चला कि अभी बारिश होने वाली है, उसे आश्चर्य में देखते हुए वो घर की तरफ अपने गांव की तरफ वापस आ गए। अनदर डे, अब दूसरे दिन मावी वॉर्न अ ग्रुप ऑफ वुमेन, उसने एक महिलाओं के समूह को चेतावनी दी दैट देयर क्लोथ्स वुड बी ब्लोन अवे फ्रॉम द ड्राइंग प्लेस, मतलब कहते कि जहाँ पे सुखाने वाले जगह है कपड़े वो तुम्हारे कपड़े उड़ जाएंगे। बिकॉज हिज काइट टोल्ड हिम, क्योंकि उसकी पतंग ने उसे बताया है कि दैट देयर वुड बी अ स्टॉर्म दैट डे, मतलब कि आज आंधी आने वाली है। लेटर बाद में दे वर आउट इन देयर यार्ड्स, मतलब कि वो सब अपने आंगन में बाहर थे। चेजिंग देयर क्लोज, मतलब कि अपने कपड़ों की इधर उधर उसके पीछे भाग रहे थे। विच वर ब्लोइंग अबाउट इन द स्टॉर्म, जो कि हवा से उसे तूफान से उसे उड़ा लिया गया था, यानी कि वो अपने कपड़ों को ढूंढ रहे थे अपने आंगन में। इन टाइम समय से द विलेज पीपल बिगन टू डिपेंड ऑन मावी एंड हिज काइट, अब जो गांव के लोग थे अब सारे लोग वो मावी के ऊपर निर्भर हो गए और उसकी पतंग के ऊपर निर्भर हो गए। ही टॉट देम हाउ टू टेल, मतलब उन्होंने उसे बताया कि कैसे मतलब इसे बताया जाता है कैसे, उन्होंने सॉरी मावी ने उन्हें सिखाया कि ये कैसे जाना जाता है। फ्रॉम द डांसिंग मूवमेंट्स ऑफ द काइट, मतलब कि नाचती हुई पतंग की गतिविधि से वो बता सकता था कि मौसम क्या होने वाला है। विच डे वुड बी गुड फॉर प्लांटिंग, मतलब कि कौन सा दिन अच्छा होगा पौधों को बोने के लिए, और फिशिंग मछली मारने के लिए, और ड्राइंग क्लोथ और कपड़े सुखाने के लिए। पीपल नाउ स्टार्टेड कॉलिंग हिम टीचर ऑफ द वेदर, अब लोग उसे टीचर ऑफ द वेदर यानी कि मौसम का शिक्षक बताने लगे, उसको उसको नाम देने लगे। इवन द कीपर ऑफ द विंड्स नो लॉन्गर शन हिम, अब यहाँ तक कि मतलब जो विंड की जो रखवाली करने वाली थी अब बहुत देर तक उससे उसको रिजेक्ट नहीं कर पाई, अवॉइड नहीं, मतलब अब उसे भी इस मावी की बात को मानना पड़ा। एंड मावी हैड लर्न हिज लेसन, और मावी को भी इस पाठ मतलब उसने पाठ सीख लिया था या उसे लेसन मिल गया था कि नेवर अगेन डिड ही कॉल फॉर द विंड ऑफ ईपू ईकी और ईपू नुई, मतलब उसने सीख लिया था कि अब वो कभी भी ईपू ईकी को और ईपू नुई को दोबारा नहीं बुलाएगा। तो स्टूडेंट्स अब आपने देखा ना कि ये स्टोरी कितनी अच्छी थी और लोग किस तरीके से ये हमें मैसेज देती है कि हमें किसी भी नेचुरल पावर को या नेचर की ताकत को अंडरस्टिमेट नहीं करना चाहिए, उसे टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, और प्रकृति की हर चीज़ को हमें रिस्पेक्टफुली यूज़ करना चाहिए, तभी हमें प्रकृति
बहुत ही सुख से और आराम से इस पृथ्वी पर, इस प्लैनेट पे रहने दे सकती है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। सो इफ़ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन, डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग।